इमरजेंसी को याद करते हैं, मगर इमरजेंसी के वक्त जो लोग थे वो खुलेआम कहते हैं कि इमरजेंसी में भी ऐसी इमरजेंसी देखने को नहीं मिली थी। वो तो घोषित थी, लोग जानते थे, मगर फिर भी इस कदर तानाशाही देखने को नहीं मिली थी जो अभी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी वाराणसी में भी जो इनके प्रस्तावक वगैरह थे, इनका आरोप है कि उन लोगों को डराया गया, धमकाया गया। अब देखिए, इस मामले पर थोड़ी ही देर पहले श्याम रंगीला ने अपनी बातें आपके सामने रखी हैं। इनको एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है। लोकतंत्र की जो हत्या है ना, वो आज मैंने देखी है, वो माहौल मैंने बनते देखा है। अब जब हम बाहर निकले, डीएम साहब से बात करी मैंने, ये उसमें नहीं टिक लगाया उन्होंने। दोस्तों, बहुत दुख की बात है और मैं इस समय आपको कारण बता रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कारण क्या है इसके पीछे का। कारण मैं ये बता रहा हूं कि हमें एक एफिडेविट के लिए बोला गया था और एक शपथ जो है ना, ओथ, वो उसमें नहीं टिक लगाया उन्होंने कि इसमें आपने शपथ नहीं ली है। जब हम बाहर निकले, वकील साहब ने देखा कि इसमें शपथ का लगाया हुआ है और इसमें एफिडेविट का लगाया है। तुरंत हम गए, हम अपडेट नहीं कर पाए रात को 9 सवा 9 बजे तक कि हमारा नॉमिनेशन हो गया है। लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, कॉल्स आ रहे थे। हमने सबसे पहले एफिडेविट बनवाया है क्योंकि उस जो स्लिप हमें दी गई उस पर टाइम लिखा हुआ था कि 14 मई को आप 11:59 तक आप एफिडेविट जमा करवा दीजिए। हम वहाँ पे डीएम ऑफिस में रात को 10 बजे पहुँच गए थे। ये आप सबसे पहले वो स्लिप देख लीजिए। ये वो स्लिप है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 मई को 11:59 तक आप दे सकते हैं। हम वहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे। हमने संपर्क किया, वहाँ पे जो है डीएम साहब थे नहीं, तो जिन्होंने साइन किया था वो थे। उन्होंने बोला कि आप सुबह आइए, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, आप सुबह आइए। तो हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। अब ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वहाँ पे बनाया हुआ है और लगभग ये 10 बजे के करीब का वीडियो है। आप ये वीडियो देख लीजिए। हाँ, डीएम साहब आ जाते हैं, डीएम साहब से बात हम लोग करते हैं। हाँ, चलिए, ठीक। तो सर कुछ तो होना चाहिए ना कि 9 बजे यहाँ पे 10 बजे आए थे, कुछ तो होना चाहिए ना। मैं तो उधर कर रहा हूँ सर, आप इधर हट जाओगे तो मैं इधर की कर लूँगा, ऑफिस की कर लूँगा। मेंटेन होगा नहीं, यही समझ। एक बार फोन का एक बार बटन दबाइए, लॉक वाला, टाइम डेट देख लेते हैं बस। टाइमिंग वाला वो कर लीजिए। ये टाइमिंग का तो आता है ना जिसको, हाँ आ जाता है अपने आप, लेकिन इसमें फिर भी दिखा देते हैं। डीएम को फोन मिलाने मुझे वो कर रही है, वो नहीं, वो आ ही नहीं रहा ना। इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि हम डॉक्यूमेंट लेके पहुंच गए हैं और वहां के अधिकारी जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि सुबह आओ आप। उसके बावजूद हमने वहां पे इंतजार किया डीएम साहब का। डीएम साहब आए हैं और उनको हमने जब कहा है कि सर हम एफिडेविट लेके आ गए हैं टाइम से पहले, उन्होंने बोला तुम आप पिकनिक पे आए हो, यहाँ पे रात को घूम रहे हो, पिकनिक है ये, पिकनिक स्पॉट बना रखा है इसको, निकलो इधर से। तो हमने कहा सर आपने टाइम लिखा इसलिए आए हैं, हम कोई दिन भर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, शाम को यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम शाम को आते फिरेंगे यहाँ पे। तो पुलिस वालों की तरफ देखा, अधिकारियों की तरफ, और बोला कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा मैं, निकालो इनको बाहर। अब ये बात बोली तो इतना तो हम भी समझते हैं कि अब क्या यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट कि नहीं लेंगे। वहाँ से हम आ गए और अब मैं ऑनलाइन ये अपडेट देख रहा हूँ कि उन्होंने अपडेट का डाला हुआ है कि एफिडेविट नॉट रिसीव्ड 11:50-60 का 50-55 का उन्होंने कुछ डाला है कि एफिडेविट नहीं मिला। अब ये सबूत आपने देख लिए, हम वहाँ पे पहुँच गए थे, सब पहुँच गए थे। अब जो है ना ये एफिडेविट का बहाना चलेगा नहीं। आज मुझे एफिडेविट का उन्होंने बोला तो मैंने कहा सर हम रात को आए तो थे। बोले आप बहस मत कीजिए, वो कोई टाइम नहीं था आने का। मैंने कहा सर आपने टाइम लिखा है, बोले 3 बजे तक का टाइम होता है 14 तारीख को। मैंने कहा आपने क्यों लिखा है, आपने तो 5 बजे तो मेरे से नॉमिनेशन लिया है ना, तो आप 3 बजे का कैसे टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे पहले का। तो उन्होंने बोला कि आपने शपथ भी नहीं ली। मैंने कहा सर मैंने शपथ ली तो है, अभी जो आपने जो बोला है वो सब कुछ किया है तो शपथ ली है मैंने, मुझे थोड़ी पता है शपथ कैसे ली जाती है, आपने कहीं साइन करवाया मैंने कर दिया। बोले शपथ आपने नहीं ली है। मैंने कहा सर आप मुझे बताएंगे तो मैं ले लेता, मैं मना थोड़ी करता शपथ के लिए। कुल मिलाकर के उन्होंने ये बता दिया कि अब आप बहस मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। और वहाँ से हम
भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बाहर निकले और धन्यवाद किया डीएम साहब का और बाकियों का, और हम वहाँ से आ गए। उसके बाद मीडिया बाइट दी है जो आप सबने देखी है। अब जो मुझसे कारण पूछ रहे हैं तो इसके पीछे का यही कारण है। अब आप तय कर लीजिए कि हमारे डॉक्यूमेंट कम थे या क्या चीज़ें कम थी या कुछ गलत था, तो वो सुधार किया जा सकता है, उसमें समय मिलता है। हमने विद इन समय के अंदर वहाँ पे प्रोवाइड करवाए डॉक्यूमेंट, लेकिन कोई रिसीव करने वाला बनना ही नहीं था और उसको एक पिकनिक स्पॉट हमारे लिए बना करके उन्होंने डांट के भगा दिया। ये सच्चाई है। रात का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, इसीलिए किया हुआ है कि मुझे पता था कि ये होगा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। तो अब आप सब देख चुके हैं। मेरी सबसे निवेदन है, मेरे शुभ चिंतक है, मैं गुस्से में भी हूँ, दुख में भी हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी अगर आपसे मेरी किसी का फ़ोन आए और थोड़ी सी गुस्से में या किसी भी तरीके से बात हो जाए तो मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। मैं उस हालत में नहीं हूँ जैसा मैं पहले था। मेरा आपसे निवेदन है कि एटलीस्ट एक दिन 24 घंटे मुझे दीजिए, मुझे कॉल मत कीजिए। मैं जो भी अपडेट होगा, जैसे ये वीडियो डाला है मैं वैसे ही डालता रहूँगा। मुझे सबने सहयोग। देख लिया आपने, जो भारत को हंसाने चला था आज उसे सत्ता ने रुला दिया, सत्ता के नमूनों ने रुला दिया। वाराणसी के डीएम की जैसी कहानी ये बता रहे हैं और वाराणसी के प्रशासन के चुनाव आयोग के का जो पूरा सिस्टम है उसकी कहानी जो श्याम रंगीला बता रहे हैं, सुनकर भी तरस आता है, शर्म आती है कि जो लोग विश्वगुरु बनाने चले थे, जो न्यू इंडिया बनाने चले थे, उन्होंने इंडिया का कैसा बंटाधार कर दिया है। सोचिए, अधिकारी कैसी मानसिकता का व्यक्ति होगा वो जो सरेआम ये कह रहा है 5 बजे नॉमिनेशन लेता है और 2 घंटा पहले ही, मतलब नॉमिनेशन से पहले ही 2 घंटा पहले ही एफिडेविट कैसे दे दिया जाएगा। सोचिए, यानी क्या कहा जाए मानसिकता के बारे में। सब कुछ स्पष्ट है। शायद उनको ये एहसास नहीं रहा होगा कि ये रंगीला इतना तेज निकल जाएगा, रात की वीडियो बना लेगा, सारा रिकॉर्ड रखेगा और सारा पर्दाफाश कर देगा। ऐसा लग रहा है कि चुनाव लड़ने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में लोटासन कर दिया है, मान लिया है कि वो हार चुके हैं, चुनाव लड़ना उनके बस की बात नहीं है। और ये माफ करिएगा, ये जो चोरी चकारी डकैती लूट ये सब हो रही है, ये सब कुछ वही करता है जो हारा हुआ होता है, जो डरपोक होता है, छाती तान कर जो लड़ने की हिम्मत नहीं रखता है, वही ये सारी हरकतें करता है। ये सब चोरकटई है, चोर लोग ऐसा करते हैं। और चोर कौन है ये आप सब जानते हैं। ये सारी हरकतें बता रही हैं कि फलाने डरे हुए हैं, हद से ज्यादा डरे हुए हैं। वरना वाराणसी में दर्जन भर अपने मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उतना तामझाम नहीं किया जाता, गठबंधन के तमाम साथियों को बुलाकर तामझाम नहीं किया जाता, वो भी चार चरण के चुनाव बीतने के बाद। ये सब कुछ इसीलिए किया गया क्योंकि भीतर से बहुत ज्यादा डर है कि कहीं बनारस में ही डिब्बा गोल न हो जाए। वाराणसी की जनता बहुत गुस्से में है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखकर आपकी खोपड़ी ठनक जाएगी, गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। जनता बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज है। शायद साहिब को यह भी मालूम है, उनको भी ये मालूम है, इसीलिए ये सारी चोरी चकारी, ये सारा प्रशासन का दुरुपयोग कथित रूप से किया जा रहा है। कितना तामझाम किया गया है, कितना झूठ बोला गया, कितना प्रोपेगेंडा किया गया है, इनके अनुसार आप सबके सामने है। और समझने वाली बात यह है कि वाराणसी में ये जो कल की तारीख में बहुत सारे कैंडिडेट्स का पर्चा रद्द कर दिया गया, उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। यानी चुनाव आयोग जिसे चाहेगा उसे ही चुनाव लड़वाएगा, साहब जिसे चाहेंगे उसी को चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा, बाकी लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि साहब नहीं चाहते हैं क्या? सवाल यही है। और चुनाव आयोग अगर नहीं चाहता है तो किसके इशारे पर नहीं चाहता है? अब वाराणसी में मात्र 7 कैंडिडेट रह चुके हैं, मात्र 7, और संभवतः 41 कैंडिडेट थे। मैंने डाटा निकाला था, जरा ये कहीं ऊपर नीचे हो गया लग रहा है, मगर इतना समझ लीजिए कि कुल मिलाकर लोकतंत्र का ऐसा बंटाधार शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। 41 में से 32 लोगों का पर्चा खारिज हो गया है, इसमें श्याम रंगीला भी शामिल हैं। वाराणसी में अब सिर्फ मोदी के खिलाफ 7 प्रत्याशी बचे हैं। वाराणसी में 17 मई तक नाम वापसी का समय है। नाम वापसी, ये 7 बचे हैं, 7 में से 2-4 और मैनेज हो जाएंगे। जैसे कि अभी श्याम रंगीला के साथी ने आरोप लगाया कि जो इनके प्रस्तावक थे उनको फोन कर करके उनके घरों पर जा करके भाजपाई गुंडे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लालच दे रहे हैं। यानी
हर तरीके का प्रोपेगेंडा अपना है। कहा जाता है साम दाम दंड भेद, यहाँ पर इसके अलावा भी जो होता है वो सब अपनाकर किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों को नहीं लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है कि कोई लड़े ही ना। और तो और अब सवाल ये है कि आखिर नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग वाराणसी से क्या संदेश देना चाहते हैं? वही संदेश देना चाहते हैं, निर्विरोध करना चाहते हैं, जैसा इंदौर में किया, जैसा सूरत में किया, क्या वैसा ही सिस्टम चाहते हैं? तो फिर ये चुनाव आयोग चुनाव करवा ही क्यों रहा है जब इसी तरीके से अपनी मनमानी ही करनी है, गंदगी ही फैलानी है, हर जगह बेहयाई ही करनी है, लूट ही करनी है, डकैती ही डालनी है, तो फिर चुनाव करवाने की जरूरत क्या है? देश का अरबों खरबों रुपया इसमें क्यों बर्बाद कर रहे हो? घोषित क्यों नहीं कर देते रिजल्ट? बोल दो कि 400 मिल गया है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे, तब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, चिपक कर बैठे रहेंगे, देश को लूटते रहेंगे और सेठ को पैसा देते रहेंगे। बोल दो। अगर इसी तरह से चुनाव कराना है तो चुनाव का मतलब क्या है? क्यों देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? ऐसा मरा हुआ चुनाव आयोग और ऐसे मरे हुए चुनाव आयोग के अधिकारी शायद आपको इतिहास में कभी नहीं मिले होंगे, और शायद मरे हुए को ही कुर्सी पर बिठाने के लिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का पूरा मामला अपने कब्जे में लिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को पलट दिया। यानी चोरी डकैती की प्लानिंग पहले से थी, सब कुछ। अगर वहां पर ईमानदार अधिकारी होते, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले अधिकारी होते, तो इस तरह की लोकतंत्र की लूट देखने को नहीं मिलती। तो एक तस्वीर ये आपने देख ली, कैसा भारत बनाया गया है, और दूसरी तस्वीर ये देख लीजिए, पहचानते तो आप होंगे ही, ये वो पहलवान है जो कुछ महीने पहले इसी देश में, दिल्ली में, ये पहलवान बेटियां अपने यौन शोषण के खिलाफ, भाजपा के एक सांसद के खिलाफ मैदान में उतरी थी, उसे सजा दिलाने के लिए, मगर हुआ कुछ नहीं। अब तक कोर्ट में फिलहाल सजा मुकर्रर कर दी गई है, दोषी साबित हो गया है, सजा क्या होगी वो आगे पता चलेगा। मगर मोदी सत्ता के जरिए कुछ भी नहीं मिला। एक वक्त में प्रधानमंत्री ने इन्हीं महिला पहलवानों को अपने घर के बच्चे कहा था, लेकिन जब इनको जरूरत पड़ी तो दुम दबाकर निकल लिए। अब इनके साथ क्या हुआ है कि इस तरीके से इनको मैच देखने से रोका गया है। यानी जो मोदी सत्ता के खिलाफ है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, जो सवाल करता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, और वो क्रिकेट भी नहीं दे सकता। इंतजार करिए, भविष्य में हो सकता है कि आपके सांसें लेने पर भी प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तुम्हें प्रमाण पत्र मिला है सांस लेने का? अगर मिला है तो सांस लेना, नहीं तो बंद करो। देखिए, हम 5 टिकट ले रहे थे, 5 लोग थे, उन्होंने टिकट चेक किया, बोले कि जाने नहीं देंगे, सिक्योरिटी का इशू करके। वो फिर अंदर ले जा रहे थे, तो हम बोले कि नहीं, जहाँ से हमारी टिकट हम वहीं पे बैठ के देखना चाहते हैं मैच। उन्होंने पहले तो टिकट ही नहीं दिया। अभी हम 5 मिनट तक 6 मिनट तक उनसे बहस करते रहे कि टिकट दे दो, हम जहाँ पे देखना चाहते हैं वही देखेंगे। वो बोले कि हम, क्योंकि सिक्योरिटी इशू है, VIP ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। हम बोल रहे हमें VIP ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं, हम नॉर्मल इंसान, हम नॉर्मल सीट पर बैठ के देखेंगे। जाने नहीं दिया। फिर हम वापस आने लगे तो अभी इधर रोक रहे हैं कि नहीं अभी चलो, अभी चलो। ना तो जाने दे रहे ना आने दे रहे। वो पता नहीं क्यों इशू क्रिएट करे। हम बोले कि हम कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ हम अपनी टी-शर्ट पहन रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, आराम से बैठ के मैच देखेंगे, टिकट ले रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं करे कुछ भी। तो वो तो हमारा अधिकार है। आई थिंक वो तो मतलब तो कितने टिकट थे? 5 लोग थे और 5 ही टिकट्स थे हमारे पास। साक्षी और बजरंग क्या इशू हाँ जी, हुआ? अभी आप मैच देखने आए? देखो हमारे पास अपनी टिकट थी 5 और 5 हम जने थे, तो मैच देखने अंदर जा रहे थे, लेकिन जाने नहीं दिया। पहले तो टिकट ले ली हमारे हाथ से और हमने बोला कि हमारी टिकट तो दे दो, स्कैन करके कैसे भी करके। तो टिकट नहीं दी पहले तो, और फिर बोले कि हम आपको एक कैबिन में बिठा के दिखाएंगे। हम बोले हमारी, हम जहाँ टिकट है, जहाँ हमारा सीट नंबर है, वहाँ बैठ के देखेंगे, जो कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देख सकते, इसलिए हम आप देख सकते हैं कि जो तीनों रेसलर्स हैं, इन तीनों को जाने नहीं दिया। रेसलर प्रोटेस्ट से आए थे। ओलंपिक मेडलिस्ट को आज जो क्रिकेट का मैच था IPL का, वो नहीं देखने दिया और पुलिस ने इनको रोक लिया है। और ये जो देख लिया आपने, कितना सुंदर विश्वगुरु भारत बन चुका है, जहां पर सत्ता से सवाल करने वाले और उनके मुखालफत में खड़े होने वाले न तो क्रिकेट देख सकते हैं, न चुनाव लड़ सकते हैं, न कोई पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर सकता है। चैनल खरीद लिया जाएगा, उसे सड़क पर खड़ा कर दिया जाएगा, या फिर दलाली करवाई जाएगी, जैसी दलाली इन दिनों गोदी मीडिया के तमाम लपड़झंडिस कर रहे हैं प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने के नाम पर। इंटरव्यू के नाम पर ये सिर्फ प्रचार है, प्रचार है और प्रचार है।
झूठा प्रचार है। नरेंद्र मोदी हर घंटे अपने बयान बदल रहे हैं। कभी मुसलमानों को अपने घर का बताते हैं, कभी कहते हैं कि ईद मेरे घर में भी मनाई जाती है, और अगले ही घंटे कहते हैं कि मुसलमानों को सारा आरक्षण चुराकर कांग्रेस देना चाहती है। कभी उन्हीं मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाते हैं, फिर कहते हैं कि जो घुसपैठिया बुलाए वो गलत आदमी है। कभी उन्हीं मुसलमानों को ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं, कभी कहते हैं कि ये जो कहता है वो गलत बात है। खुद ही आज ऐलान कर दिया कि यदि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करने लग जाऊंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के लायक नहीं रह पाऊंगा। यानी कहीं ना कहीं इसे आप लोग कह रहे हैं कि लगता है कि प्रधानमंत्री का हो गया है, यानी कि जो बुढ़ापे में होता है दिमाग सठियाना, वो हो गया है। क्योंकि इस तरीके से बयान पलटना आम आदमी के बस की बात नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी लगातार झूठों का जुमला देते रहे हैं। 10 साल में उन्होंने झूठ के अलावा और कुछ दिया हो चाहे ना दिया हो, भर भर के झूठ दिया है, और पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड कायम कर लिया है कि अब उनसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला शायद ही कोई राष्ट्र प्रमुख इस दुनिया में बनेगा। फिलहाल आप देखिए कि लोकतंत्र की स्थिति क्या कर दी गई है, किस तरीके से श्याम रंगीला को चुनाव लड़ने से रोका गया है। सारी परिस्थितियों को समझिए। ये जो हुआ वो श्याम रंगीला के साथ नहीं बल्कि इस भारत के लोकतंत्र के साथ हुआ है, और हमारे आपके साथ हो रहा है, किसी और के साथ नहीं, किसी श्याम रंगीला के साथ। एक ही बात बोली डीएम साहब, ये जो नुकसान बहुत धन्यवाद है वो भारतीय लोकतंत्र का है। ये इसलिए कल की तस्वीर आपने देख, बाकी का फैसला आपके हाथ में है, बाकी का फैसला आपके हाथ में है। आप सभी जागरूक नागरिक हैं, और ज़्यादा जागरूक बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए। बताइए कि किस तरीके से लोकतंत्र का पतन आए दिन हो रहा है। इस लोकतंत्र को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत खून बहाया है, बहुत जंग लड़ी है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ झेला है। इसे ऐसे ही बर्बाद न होने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।